समझ लोगे। एस चांद में उसके बाद दिया हुआ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ना। चलिए हम एस चांद से चलते हैं, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस पहले करते हैं क्या होता है, ध्यान से समझोगे पहले। एलोट्रॉप्स क्या होता है पहले, जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का डिफाइन लिखोगे, बात नहीं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का डिफाइन सब लिखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बात नहीं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, the property of element as a result, as a result in which, as a result in which it exists in more than one form, more than one form is called, more than one form that are physically different but chemically same, that are physically different but chemically same is called allotropes of carbon। मतलब क्या हुआ, कार्बन के हम लोग पढ़े 3 एलोट्रॉप्स, ध्यान से समझो क्या होना। कार्बन के एलोट्रॉप्स को हम लोग सब मिला के 3 पढ़े हैं अभी तक। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहला पढ़ाए थे आपको, हम पढ़ाए थे किसको, हमने पढ़ाए थे एक डायमंड पढ़ाए थे, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिस्टर फ्लोरेंस होता है, ठीक है। तीनों में क्या अंतर है, इस पर भी काम करेंगे। इसके बाद कहा गया कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं, ये तुम लोग शायद नहीं पढ़े होगे, वो एमोर्फस भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं। मतलब एलोट्रॉप्स और कार्बन can exist in both form, allotropic as well as crystalline form, या crystalline form, ठीक है। मतलब क्या इसका होगा, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स दोनों फॉर्म में होंगे, एमोर्फस फॉर्म में हो सकते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या अंतर है, तो अगर कार्बन के एटम्स डिसऑर्डर वे में अरेंज्ड है, मतलब कोई डिफरेंट तरीके से अरेंज नहीं है, जैसे तैसे अरेंज है, कोक का, कोल का, वुड का, उसके कार्बन जैसे तैसे रेंज, कोई फिक्स शेप नहीं है, उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, तो उसे कहते हैं हम लोग है व्हाट, उसे कहते हैं एमोर्फस फॉर्म। मतलब क्या बोले आपको हम, अगर कार्बन का फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, कोक भी, कोल भी कर रहा है ना, वुड भी, ये सब में भी कार्बन है, बट इन सब में जो कार्बन है उसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, वो किसी खास वे में अरेंज नहीं है, वो जैसे तैसे अरेंज है, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट कोक का अलग है, कोल का अलग है, हर टाइप का कोल का अलग पड़े, बिटुमिनस कोल नहीं पड़ते, लिग्नाइट कोल, एंथ्रासाइट कोल, अलग अलग कोल का अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, कोई फिक्स नहीं है। कोक का फिक्स नहीं है, वुड का फिक्स नहीं है, उसे एमोर्फस फॉर्म कहा जाएगा, जिसका ना मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, ना बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, ना वो सेम वे में अरेंज्ड है, मतलब कोई इसका कोई खास शेप नहीं है,
और ना ही वो सिमेट्रिक है, दैट मींस वो अनसिमेट्रिक है, उसे कहते हैं एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं आएगा और जिसमें कार्बन का कोई खास शेप होगा, डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होगा, डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट होगा, सिमेट्रिक होगा, उसे कहेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये तीन फॉर्म जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये तीनों फॉर्म किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएगा। मुझे पूछेगा आपसे कोई, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन का दो टाइप होगा, एक एमोर्फस, दूसरा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में डायमंड भी आएगा, ग्रेफाइट भी आएगा और आपका लास्ट जो है बकमिस्टर फ्रेंस भी आएगा। याद है क्या बोले? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब पहले क्या हुआ? एलोट्रॉप्स भी एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ही है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिसके तहत, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप इन विच इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एक से अधिक फॉर्म में पाया जाए। मतलब कार्बन का एग्जिस्टेंस सिर्फ कार्बन के रूप में नहीं, कार्बन का एग्जिस्टेंस नेचर में ग्रेफाइट के रूप में होता है, डायमंड के रूप में होता है, बकमिस्टर फ्रेंस के रूप में होता है, जिन सब में केमिकली प्रॉपर्टी सेम है बट सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। किसी का मास अलग है, किसी डेंसिटी अलग, किसी का बॉडी पॉइंट अलग, नहीं, उसे कहते हैं हम लोग हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायमंड? कार्बन सी, फॉर्मूला ऑफ ग्रेफाइट सी, इसका भी सी। क्यों? क्योंकि सब इससे बना है, कार्बन से। और आपको मैं पहले कहा हूं केमिकल प्रॉपर्टी सबका क्या है? सेम है। डिफरेंट कौन है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, शेप, डेंसिटी सब आता है, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये सब कौन फॉर्म है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो इस दोनों में अंतर क्या है? तो फिर मैं बोल रहा हूं, कोई आपसे पूछेगा एमोर्फस दिखाने, लिखिए, नोट पे कीजिए, इसको जानना पड़ेगा तुमको। इसका यूज हम लोग करेंगे टॉपिक में, अभी जस्ट हम बोल देता था। देखो हो गया वो बेटा, आप लिखो फास्ट में इसको। अरे एक पार्ट लिखो, इसका उल्टा खुद से कर लोगे। एमोर्फस फॉर्म में कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। क्या ये मतलब इसका हो गया? और क्रिस्टलाइन फॉर्म में सारा चीज फिक्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, अरेंजमेंट सब कुछ सेम होगा और एक डिफरेंट शेप में वो होगा। जितना भी कार्बन का एलोट्रॉप पड़ा है वो किस फॉर्म में आएगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएगा। एक पार्ट आप लोग करना कहा हूं, एक आप लोग खुद से कर लीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद भाई ये कार्बन का जो आपको हम 3 लिखा है एलोट्रॉप, उसको डिटेल स्टडी करना है शेप में। क्यों कार्बन? शांत रहोगे पहले, देखिए यहां से कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म में एक था डायमंड और एक हम लोग के पास क्या है? ग्रेफाइट है ना। दोनों पर हम लोग काम करेंगे और दोनों के शेप से डिस्कस करेंगे कि क्यों ये करंट को कंडक्ट नहीं करता है, ये करता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा, इसका शेप टेट्राहेड्रल क्यों कहा गया, इसका शेप हेक्सागोनल क्यों कहा गया, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है। चौथा डिस्कस करेंगे हम लोग कि डायमंड जो होता है वो काफी हार्ड क्यों होता है और ये सॉफ्ट या लुब्रिकेंट के रूप में यूज क्यों करते हैं। पढ़े तुम लोग क्या? कोई नहीं पढ़े होगे। लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज क्यों करते हैं? सवाल ये है। यहाँ पर लुब्रिकेंट के रूप में यूज नहीं करते, काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, क्यों? इन सारे का डिस्कस अभी शेप पर निर्धारित करेगा। देखिए आंसर, कार्बन का एक एटम को दिखाएंगे डॉट से। ठीक है, केमिस्ट्री में आप जान लीजिए जो डार्क डॉट दिया गया है वो कार्बन के एक एटम को दिखा रहा है, इसको कहते हैं डॉट लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपको पढ़ना है चैप्टर आगे पढ़ाएंगे हम। कार्बन का ये एटम मान लो कार्बन का एक एटम ये है। कार्बन के कुल कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं ना। कार्बन के कुल 4 दांत इस तरह से अरेंज होंगे, 1, 2, 3 और चौथा आपका इसके पास होगा ग्रेफाइट का। तो इसको समझना है पहले कि टेट्राहाइड्रल और हेक्सागोनल में क्या अंतर है। टेट्राहाइड्रल और हेक्सागोनल में क्या अंतर है? अगर किसी का अच्छा फिगर ड्रॉ होता तो फिगर आकर ड्रॉ कीजिए।
तो फिगर ड्रॉ करो तो समझ पाएगा चीज। एसई होता है ना, क्या फिगर कर पाओगे कोई भी? नहीं तो फिर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इसके कारण। चलो ड्रॉ तुम नहीं करो, शांत रहोगे, बात नहीं। देखिए शांत रहोगे या फिगर हम भी ड्रॉ नहीं करें, हम ड्रॉ कर देते हैं। एवरी डॉट या एवरी वर्टेक्स विल रिप्रेजेंट व्हाट? एवरी वर्टेक्स विल रिप्रेजेंट कार्बन। चलो आवाज नहीं, शांत रहोगे। आगे फिर एक लेयर और है इसका, नीचे भी फिगर तो सही नहीं बन पाया हमसे, टेंशन में लीजिए आप लोग। देखिए शांत रहोगे। डायमंड का शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जबकि ग्रेफाइट का शेप क्या होता है? हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब हेक्सागोन यहाँ बन रहा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि ये कार्बन है, ध्यान से समझ, क्या कार्बन ही है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है ना, 4। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया इस कार्बन के साथ, हो गया नहीं? इलेक्ट्रॉन है ये, दूसरा शेयर से हो गया, तीसरा भी शेयरिंग हो गया ना, चौथा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री बच गया। मतलब जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, सबको चेक कर लीजिए आप, इसको भी चेक कीजिए। एक शेयरिंग भाग ले लिया, दूसरा भी शेयरिंग भाग ले लिया, और तीसरा भी ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना इसके पास। यहाँ भी 1 2 3 एक भाग ले लिया, एक बच गया यहाँ पर भी। यहाँ भी आगे और बनेगा, बस यहाँ एक थोड़ा सा दिखाएं प्रोडक्ट, आगे इससे और बढ़ेगा ना ये आगे। और मतलब कार्बन का हर एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुका है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है। हम सभी पढ़े हैं क्लास फिजिक्स में, क्लास 10th में, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट। करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ो? चार्ज बाय टाइम। चार्ज आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सभी के पास एक बच रहा है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कार्बन ग्रेफाइट में ग्रेफाइट को कंडक्टिव बनाता है। This every free electron left in each carbon atom of hexagonal shape graphite will able to produce what? Current, because this free electron will responsible for producing current. ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस ग्रेफाइट में क्यों हुआ? क्योंकि हर कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया, जो शेयरिंग भाग नहीं लिया, उसके कारण प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लेकिन डायमंड वाले स्ट्रक्चर में आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि उसका चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट बॉन्ड बनाने में करता है। देखो ऐसे होता है डायमंड का, ये 3 फिंगर ऐसे है ना, 3 फिंगर इस तरह रहेगा और एक ऊपर रहेगा। ठीक है, 3 फिंगर ऐसे रहेगा और एक ऊपर रहेगा इस टाइप से। ठीक है, एक ऊपर रहेगा इस तरह से, जिसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। मतलब इसका चारों, तो इसको ज्वाइन करोगे, देखिए इसको आपको पढ़ना है क्लास 11th में, इसको ज्वाइन करोगे तो एक शेप मिलेगा जिस शेप को टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल पिरामिड के शेप में, पिरामिड शेप में, पिरामिड के शेप में होगा वो। ठीक है, हाँ मतलब हाँ इस टाइप मान लीजिए आप, इस टाइप का। ये मान लो यहाँ कार्बन है, ये दिस इज कार्बन एटम, दिस इज फर्स्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड,
सेकंड बॉन्ड ये, थर्ड बॉन्ड ये हो गया, फोर्थ बॉन्ड ये हो गया, ये सब नहीं रहेगा, खाना बता दिए, ठीक है। मतलब ये आपका जिस शेप में देख रहे हैं आप, यही जस्ट लाइक वैसा ही सेम होता है किसका, हर एक कार्बन आइटम्स का ग्रेफाइट में, डायमंड में, ठीक है। तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा, इसलिए ये आपका करंट को कंडक्ट नहीं करता, याद रहेगा। यानी कि हम लोग फ्रिज का शेप सही से बना नहीं पाए, फिर बोल रहे हैं आपको हम डायमंड का शेप क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, और यहाँ पर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, सो करंट इज नो प्रोड्यूस्ड हियर, इसलिए यहाँ करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, करंट इज नॉट पासेस, सो नो करंट पासेस थ्रू इट, बात नहीं। और इसमें उसका उल्टा हो गया, यहाँ हर एक के पास एक बच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कार्बन आइटम को। एवरी वर्टेक्स, जितना वर्टेक्स सब पर डॉट जो है वो दिखा रहा है कार्बन। उसके बाद सुनोगे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, दोनों कार्बन के बीच शेयरिंग हुआ तो एक लिंकअप बना, एक बॉन्ड बना, इस लाइन को इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। मतलब कि दोनों कार्बन आइटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया, कितने दूरी पर रह करके, दोनों कार्बन आइटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया कितने दूरी पर रह करके, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट में आप ध्यान रखिएगा 142 पिकोमीटर होता है। कल पढ़ाए थे आपको कि पिकोमीटर का मतलब होता है बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, 10 पिका माइनस 6 होता है, माइनस सॉरी 12 होता है, माइक्रो में होता है, ठीक है, याद रहेगा। और डायमंड में क्या होगा, डायमंड में जो बॉन्ड लेंथ है, ये मान लो कार्बन है, ये कार्बन यहां पर भी कार्बन ही होगा ना, जिससे शेयरिंग किया होगा, यहां भी कार्बन जहां शेयरिंग किया है, यहां भी कार्बन जहां शेयरिंग किया है, और यहां भी कार्बन जहां शेयरिंग किया है, फिर ये भी सेम वही काम करेगा, ये भी ना इस तरह ये भी शेयरिंग करेगा, फिर इस तरह ये भी शेयरिंग करेगा, ये भी, फिर इसका जो बना फिर ये भी शेयरिंग करेगा, मतलब चैन बनते चल जाएगा वो। मतलब एक कार्बन का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के चारों कार्बन दिखा दिए यहां पर। अब इसका फिर ये हो गया वर्टेक्स, ध्यान देना, ये शेयरिंग क्या है इससे, फिर ये नीचे आएगा 1 2 3, ठीक है ना, एक ऊपर चला गया ना, 1 2 3 4, फिर इस कार्बन का एक चला गया ऊपर 2 3 4, ठीक है, फिर इसका भी एक ऊपर गया 2 3 4, फिर इसका भी एक ऊपर गया है 2 3 4, ठीक है। मतलब हर एक कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में दे रहा है। तो यहां पर भी जो बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ हो गया ना, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, जितना भी कार्बन आइटम्स है सारे के बॉन्ड लेंथ को मापा गया, वो सेम कांस्टेंट आया जो कि 154 पिकोमीटर आया। यह है बॉन्ड लेंथ, ये भी क्या है, बॉन्ड लेंथ। डायमंड का बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग है कि ग्रेफाइट का स्ट्रॉन्ग है, तो डायमंड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और ग्रेफाइट का बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि ये तो पहला आपको सिखा दिया हम कि शेप दोनों का क्या है, इसका शेप क्या बोलो, टेट्राहेड्रल, और ये हेक्सागोन शेप में है ना, नाम क्या बन गया इसका, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल शेप में होता है किसका, ग्रेफाइट का। चलिए पहला पॉइंट यहां से क्लियर कर दिए। दूसरा पॉइंट, करंट को ये पास करेगा नहीं करेगा, और ये करेगा कि नहीं, ये करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ कर दोगे, इसका बॉन्ड कर दोगे ना। और चौथा पॉइंट उसका ये क्या होगा, ये स्लिपरी होता है, इसका यूज लिब्रिकेंट में करते हैं, इसका यूज लिब्रिकेंट में नहीं करते हैं। क्यों, देखिए एक आप लोग पढ़िएगा विक वैंडर वाल फोर्स, नाम सुने हो, विक वैंडर वाल फोर्स, विक वैंडर वाल फोर्स। देखिए ये पहला लेयर है, मान लो देखो एक हेक्सागोन ऐसे में, वैसे ये मान लो वर्टेक्स है, एक हेक्सागोन ये है, फिर एक ये है, फिर यहां पर भी एक ये है, मतलब ऐसे लेयर में एक लेयर, ये फर्स्ट लेयर दिखा रहा है, ठीक है। अब ये लेयर इस लेयर के साथ पैरेलली जुड़ा हुआ, पैरेलली मतलब ऐसे जुड़ा हुआ, एक और लेयर है, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, इस तरह से देखिए फिगर बुक में इस टाइप से 3 लेयर दिखाया गया है किसका, ग्रेफाइट के एटम्स का, है ना। तो एक फर्स्ट लेयर जो है दूसरे लेयर के साथ आपस में जुड़ा हुआ है एक फोर्स से, ठीक है। फर्स्ट लेयर दूसरे लेयर के साथ जुड़ा हुआ एक फोर्स से, जिसको हम इस तरह लाइन खींचे है ना, ये लाइन दिखा रहा है, कोई बॉन्ड नहीं है,
लाइन कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब फर्स्ट लेयर को दूसरा लेयर हेल्ड किए हुए, सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर हेल्ड किए हुए, थर्ड को फोर्थ हेल्ड किए हुए। तो ये जितना लेयर्स बन रहे हैं उनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को वैन डर वाल फोर्स कहेंगे। और ये वैन डर वाल फोर्स इन डिफरेंट लेयर क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, जिस कारण से ग्रेफाइट जो होता है उसका एक लेयर दूसरे लेयर से स्लिप कर सकता है और इस कारण से कहा गया तो लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन इसका डिफरेंट लेयर दूसरे लेयर पर वीक फोर्स को काउज नहीं करता है, इस कारण से काफी स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, स्लिपरी नहीं होता है। तो 4 पॉइंट आपको बोले आपको मिल जाए। डायमंड का शेप टेट्राहेड्रल का मतलब जस्ट लाइक आप यहाँ पर सकते एग्जांपल इसका। और यहाँ वर्टेक्स क्या है, कार्बन है ये, और इसका हैंड है ये बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ। ये भी क्या है, व्हाट इज दिस, कार्बन है, जिसको शेडिंग के लास्ट मोमेंट कहां काउंट करेगा, ये भी कार्बन, ये भी क्या होगा, कार्बन होगा। फिर यहां से एक बनेगा, ठीक है, फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा चैन ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट टेट्राहेड्रल, सेकंड इसमें हेक्सागोनल। सेकंड इसमें क्या है, करंट पास नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, साफ दिख भी रहा है, बचा ही नहीं, यहाँ पास करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है, सब में फ्री। और तीसरा यहाँ पर क्या बोले आपको हम, इसका बॉन्ड लेंथ 154, इसका बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर होगा। और चौथा पॉइंट आपको मैंने क्या कहा कि ये आपका बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। और ये आपका लुब्रिकेंट रूप में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वैन डर वाल फोर्स बहुत वीक होता है। और वैन डर वाल फोर्स कहां लगता है, 2 लेयर्स जो होते हैं उसके बीच में, ठीक है। चलिए सर इसको नोट कीजिए फास्ट में, बात नहीं, टॉपिक से बनाओगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, शांत रहोगे, टॉपिक सब बनाओगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिर आवाज कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोले, नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, इसका हाल फिलहाल खोजे हुआ है, कोई जिक्र नहीं इसका, कोई एनसीईआरटी बुक में इसको अलग से दिया है टेक्स्ट में करके, तो मेन बुक में नहीं लगे। चलो शांत रहोगे, शांत रहोगे। देखिए जितना भी नॉन मेटल्स का मॉलिक्यूल बनेगा, चाहे H2 या O2 या N2 या H2O या CO2, ये सारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ये तो कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन करेंगे नॉन मेटल्स के, तो बनाता हुआ है कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये सब भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है। कोवैलेंट वर्ड तभी यूज करना है जब नॉन मेटल्स हो, नॉन मेटल से बना मॉलिक्यूल्स या नॉन मेटल से बना कंपाउंड, उन सब में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं होता है, वहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है, मतलब इट इज फॉर्म्ड, शांत रहोगे पहले, इट इज फॉर्म्ड इफ एंड ओनली इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, या उस कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे जिसमें शेयरिंग सिर्फ शेयरिंग हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं हुआ। H2 का कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, समझिए इसको। हाइड्रोजन का 2 एटम यहाँ है ना, H के 2 एटम को यहाँ टेकअप कीजिए। हर एक हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन को फ्रंट में रख दीजिए। इसको ऑर्बिट फुलफिल करने कितने चाहिए, एक और चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 रहेगा तो ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो पढ़े हो तुम क्लास 9 में 2 8 पढ़े हो ना, और फुल्ली फिल्ड टाइम 2 चाहिए। तो 2 ना तो ये लॉस कर पाएगा ना गेन कर पाएगा, ये तो करना क्या, शेयरिंग करना है। ये इससे शेयर किया और ये इससे शेयर किया, दोनों शेयरिंग किया, बन गया H और H के बीच सिंगल बॉन्ड। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने गया सिंगल बॉन्ड बन गया। O2 पाइए, ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ भी है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6, जितने आउटरमोस्ट में है उसी को अरेंज करना है, ठीक है। और जितने आउटरमोस्ट में उसी को अरेंज करना है, साथ ही साथ जितना इसको चाहिए उतना फ्रंट में रखिए, आगे रखिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए इसको, 2 मिलेगा 8 बन जाएगा।
8 बनेगा तो फुल्ली फिल्ड होगा ये। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 2 को फ्रंट में रख दिए, फ्रंट हो गए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 फ्रंट रख दिए। इसको यहां पे रखो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बट इस दोनों को फ्रंट होना पड़ेगा। कितना हो गया ये 8, ये भी कितना 8 हो गया। शेडिंग यहाँ कितना हुआ 2 2 दोनों का हुआ। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलिए अब आइए N2 में N का एक एटम, N का एक एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या पढ़ा है 7, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन 2 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 को अरेंज करना है। चाहिए कितना इसको 3 को आगे रख दीजिए, 2 कहीं पर भी, 3 को आगे रखिए, 2 कहीं पर। सही है। शेडिंग कैसे, शेडिंग कैसे 8 हो गया, 3 3 6 2 8 इसका हो गया, 3 3 6 2 8 इसका भी हो गया ना। यानी यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बना ट्रिपल बॉन्ड। H2 में आइए H2O में बोलो सबसे अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास, O के पास है ना। O को बीच में रखिए। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 है, सबसे बड़ा है, इसको बीच रखते हैं। H के पास कम था, क्या है और अब ये ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 चाहिए, है ना। 2 लेगा किससे, एक H लेगा और एक H लेगा। तो आउटर मोस्ट में 1 2 4 5 6 हो गया। एक H का यहाँ, एक H का यहाँ। H का इलेक्ट्रॉन दिखाई किससे, क्रॉस से, तो एटम चेंज कर गया ना। यहां तक सब में एटम सेम था, बट एटम चेंज कर गया तो इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका चेंज करना आपको। डॉट नहीं, क्रॉस यूज कर लिए। क्रॉस विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन व्हाइल डॉट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को 1 देना था, इसके आगे 1 रखे, इसको भी 1 रखे। यहाँ पर शेडिंग किया, 2 हो गया, इसका भी H का फुली फिल्ड हो गया और ऑक्सीजन ने सबको समेट लिया, इसका भी फुली फिल्ड। सही है, H2 बन गया। उसके बाद CO2 से कर लेंगे इस तरह से। मतलब यहां पर इस तरह से हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बना। शेडिंग मतलब जो दोनों से दोनों का काम चले। ठीक है, यहां पर पूछेगा आपसे कोवेलेंसी क्या है, व्हाट इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी पूछेगा व्हाट इज कोवेलेंसी, तो कहेंगे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम इज कॉल्ड इट्स कोवेलेंसी। बोलो इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंस कितना है 1, इसको मोनोवेलेंट कहें। इसका कोवेलेंस कितना है 2, हर एक एटम, हर एक ऑक्सीजन ने 2 ही दिया ना, कोवेलेंस 2 गया। इसका कोवेलेंसी 3, इसका कोवेलेंसी 1, हर एक ने 1 ही दिया ना, इसने भी 1 दिया, मतलब हाइड्रोजन का 1 दिया गया, ऑक्सीजन ने 2 दिया। यहां पर 2 अलग हो गया, बोलना पड़ेगा हाइड्रोजन की कोवेलेंसी H2O में 1 है, जबकि ऑक्सीजन की 2, उसने 2 दिया है, 2 सेट दिया। ठीक है, याद रहेगा ना, यहाँ इंडिविजुअल अलग अलग करके बोलना पड़ेगा आपको। तो कोवेलेंसी का मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, हर एक एटम के द्वारा, इज कॉल्ड इट्स कोवेलेंसी। ठीक है, सब पहले पढ़ा चुके हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं को तो बोल सकते हो, नोट कीजिए इसको भी। देखो शेयरिंग